शेयरिंग इज कैरिंग। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? बिकॉज शेयरिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस। यस, ये सच बात है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर आपके सिविक्स का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, फेडरलिज्म। और वो चैप्टर किस चीज़ को बताएगा? फेडरलिज्म एक तरीके से पावर शेयरिंग का ही एग्जाम्पल है। और पावर शेयरिंग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर जिसने नहीं देखा है तो उस चैप्टर में जाकर देख सकते हैं पावर शेयरिंग क्या होता है। यहां पर हम पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि फेडरलिज्म होता क्या है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। तो फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार जो बनती है, एक तरीका है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब स्टेट्स, लोकल बॉडीज। यानी सेंटर की अपनी पावर है तो स्टेट के पास अपनी पावर है, और अगर एक और टायर है यानी एक और लेवल है, जैसे लोकल बॉडीज, जैसे हमारे देश में इंडिया में है, तो उसकी भी अपनी पावर है। यानी कि कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सबके पास सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है। तो फेडरलिज्म एक्चुअली पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है फेडरलिज्म। देखिए, Federalism is a democratic government in which the power to govern the country is shared or divided between the central government and the constituent units, state government, जैसे state, local bodies. Largely both of these levels of government work independently of each other. Example, India, USA, Australia, Switzerland, ये देश है। जहां पर कुछ एग्जाम्पल्स यहां दिए गए। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ फेडरलिज्म, अब बात आती है डेमोक्रेसी में क्या सिर्फ फेडरलिज्म? एक्चुअली ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। डेमोक्रेसी में क्या फेडरलिज्म होता है? नहीं, एक और तरीका हो सकता है यूनिटरी। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? जहां पर केवल एक ही लेवल की सरकार है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, होती हैं, जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन उनके पास अपना सेपरेट ज्यूरिडिक्शन यानी सेपरेट पावर नहीं होती। दे आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। और जो सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उनको बोलती है, जो भी उनको बताती है, उसके अकॉर्डिंग उनको करना पड़ता है। तो यूनिटरी का मतलब होता है सिर्फ एक लेवल की सरकार। देखिए यहां दे रखा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू फेडरलिज्म देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. In the unity form of government, all powers are concentrated only in the hands of central government. Provincial government or local government may exist, but they are bound to work according to the guideline provided by the central government. यानी उनको central government के according ही चलना पड़ता है। Unitary government में ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं हम main features of federalism. तो फेडरलिज्म की मेन फीचर्स क्या है, क्या क्या बातें ज़रूरी है फेडरलिज्म के लिए? तो पहली बात, जैसे अभी अभी आपको ने सीखी कि देयर मस्ट बी मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिन्हें टायर भी बोलते हैं। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंटर भी है और स्टेट भी है, और ईच लेवल एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन टैक्सेशन, हर चीज़ में देखिए आप, इन लेजिस्लेशन, यानी उनको अपने हिसाब से काम करने का भी अधिकार है। पहली बात ये आ जाती है। अच्छा, ये उन्हें जो राइट्स मिले हैं, कौन किस चीज के ऊपर काम करेगा, कौन से सब्जेक्ट्स किसके पास है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी बातें लिखी होती है। द गवर्नमेंट एट, देखिए पहले, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्टर ओवर द सेम रीजन बट दे हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, लेजिस्लेशन. The government at each level derives its power from the constitution of the country. Thus, the central government cannot dilute the powers of the state or local government. वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट मनमर्जी नहीं कर सकती।
देखिए, फिर तीसरा प्रिंसिपल आ जाता है, वो यह आ जाता है कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जो लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो लॉज वगैरह उसमें हैं, वो यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते। यूनिलेटरी मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे कि मैं यार ये वाली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दूं, या स्टेट गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में, नो, दे आर नॉट यूनिलेटरली अलाउड टू चेंज एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी प्रोविजन को कोई भी एक लेवल चेंज नहीं कर सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट होता है बात, ये भी ध्यान रखें। तो यूनिलेटरी कोई चेंज नहीं कर सकता, फेडरलिज्म के अंदर ये बात है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट गिवन टू द पीपल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओनली वन टायर ऑफ द गवर्नमेंट, इट रिक्वायर कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ लेवल। बोथ लेवल का कंसेंट जरूरी है। और जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, अब कितना, इसका भी क्या प्रोसेस है मैं आपको अलग से बता रहा हूं। वो ये है कि कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है, यानी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है जिनके इलेक्शंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनती है, एमएलए, वो उस चेंज के लिए, जिसे अमेंडमेंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एग्री होने चाहिए सेंटर के साथ साथ, पार्लियामेंट के साथ साथ, तब जाकर कोई चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आती है एक और फीचर कि भाई देखिए, घर घर में छोटी छोटी बात पे कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर डिस्प्यूट तो हो जाते हैं। अब सेंटर और गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो हो सकता है, और ऐसा होता भी है, कि कभी किसी सब्जेक्ट को लेकर इशू हो जाते हैं। तो अब आता है साहब, कौन निर्णय करेगा? रेफरी। तो हमारे देश में प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स, यानी जुडिशरी एक्ट एज एन रेफरी, और सबसे हाईएस्ट एपेक्स बॉडी क्या है? सुप्रीम कोर्ट। वो मैटर देखती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, वो निर्णय करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज अ रेफरी। देखिए आप, कोर्ट ऑफ द कंट्री एक्ट एज अ रेफरी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू। इसके बाद आता है कि बोथ द लेवल्स हैव राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू यानी टैक्सेस, क्योंकि भैया पैसा चाहिए, काम तो पैसे से ही होगा सारी चीज़ें। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया स्टेट को भी अपने काम करने के लिए, अपने सब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए पैसा चाहिए, सेंटर को भी पैसा चाहिए। सो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन है कि कौन किन किन चीज़ों पर टैक्स कलेक्ट कर सकता है, यानी सेपरेट लिस्ट आराम से बनाई गई है। किस में दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि स्टेट के क्या राइट्स हैं टैक्स के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, ताकि कोई डिस्प्यूट हो ही ना, ठीक है। बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म क्या है? पावर शेयरिंग है। और पावर शेयरिंग, मैंने कहा शेयरिंग इज केयरिंग, और इससे क्या होता है कि फेडरलिज्म क्या करता है? अकोमोडेट डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। एंड जब अकोमोडेट कर रहे हैं, सबको समान अधिकार दे रहा है, सबको राइट्स दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है? देश के अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रमोट होती है, देश और मजबूत बनता है। तो फेडरलिज्म किस चीज़ को प्रमोट करता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री। Federalism thus not only safeguard the unity of a nation but also maintaining the regional and linguistic diversity of the people. ये important है, पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स में। Write down और describe the main features of federalism. तो ये बातें आपको वहाँ मेंशन करनी होगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम ये चैप्टर किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम ये अभी आपको मैंने कहा कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, 25 तारीख को एग्ज़ाम है आपका इस साल बोर्ड का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। फटाफट आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, इसके बाद हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो उसकी टाइप्स कैसी हैं। तो आप ये देखिए कि फेडरलिज्म की 2 टाइप्स बताई गई हैं। एक कहलाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक कहलाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
अब कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है, और कौन से देश हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाते हैं, और कौन से देश है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाते हैं? बहुत सिंपल है। कमिंग टुगेदर का मतलब है जब छोटे छोटे देश, इंडिपेंडेंट देश अपनी मर्जी से साथ में आकर एक बड़ा देश बनाते हैं, तो वो कहलाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि अमेरिका में हुआ, 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, यानी 13 स्मॉल स्टेट्स थे अमेरिका में, यूएसए जो बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि वो 13 स्टेट्स क्या करा उन्होंने, बाय देयर ओन विश दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्जर यूनिट, और इस तरीके से यूएसए बना। इसमें क्या होता है कि पावर्स सबके पास बराबर होती हैं। ये देखिए आप, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जाम्पल है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और द सेकेंड वे इन विच द कंट्री, जैसे मैंने बताया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है जब कोई एक बड़ा देश जैसे कि इंडिया, वो डिसाइड करता है कि अपनी पावर्स को सेंटर और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड करना। यानी एक बड़ा देश जब पावर शेयर कर रहा है, कैसे कर रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट्स वगैरह है उनको पावर्स दी जा रही है, यानी दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर पावर अमंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट्स की यानी सारे प्रोविंसेस की पावर एक सी हो, इसमें वेरिएशन होता है, किसी के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, किसी के पास कम भी हो सकती है, और सेंटर हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है इस वाले में, होल्डिंग टुगेदर में। देखिए क्या दे रखा है कि पावर्स ऑफ सेंटर स्टेट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, देयर आर ऑलवेज टू वेज इन विच कंट्री मे बी फेडरल। When independent states come together and form one country, they retain their power to maintain their identity. This kind of federation is called coming together federation. USA और Australia example है। Second है country can become federal is when it decides to divide its power between center and the state. This may be termed as holding together. For example, India and Spain. ये पूछ सकते हैं what is the difference between कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि दो तरीके की गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के फॉर्म हो सकते हैं, फेडरल भी हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है। अब यहाँ पर उसको अच्छे से और आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ आपको उस तरीके से बताया है डिफरेंस करते हुए। जैसे मैंने बताया यूनिटरी में केवल एक लेवल की गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पर सब यूनिट्स हो सकती है जैसे स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट वो क्या होती है, केवल सबऑर्डिनेट होती है, उनके पास अपने राइट्स नहीं होते। लेकिन फेडरल में क्या होता है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड ईच इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, यानी सबका अपना सेपरेट पावर होता है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है और उन्हें मानना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, फेडरलिज्म में ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, वो नहीं कर सकते। यहां पर आ जाता है फिर यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू देम। केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पावर दे रही है वही यूनिटरी के अंदर वही एंजॉय करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्हें अपने ज्यूरिडिक्शन में, यानी जो उनको राइट्स दिए गए, सब्जेक्ट्स दिए गए, उसके लिए कोई जवाब नहीं देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इंडिपेंडेंट है उन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेने के लिए। ये डिफरेंस आ गया यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट में। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझने की है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरलिज्म और फेडरल नेवर यूज्ड, कहीं यूज नहीं हुआ ये वर्ड। इंडिया को क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स,
इसीलिए हमारी एक्चुअल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है। जितने भी लीगल प्रोसेसेस होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? यूनियन गवर्नमेंट लिखा जाता है। तो इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है? बाय इट्स फंक्शनिंग। इंडिया का जो फंक्शनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसकी फंक्शनिंग है, वो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। और वो क्या है? पहली बात, जैसे हम जानते हैं कि देयर इज अ सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने राइट्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो कि अलग से लिस्ट बनी हुई है और वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट। ठीक है, उसमें खास इंपॉर्टेंट जो देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, एंटायर कंट्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सेंटर को दिए गए। जैसे डिफेंस, फाइनेंस, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यूनियन के अंदर, ठीक है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, ये सब क्योंकि ये देश के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो सेंटर को दिए गए। इन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का अधिकार है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, जिसमें स्टेट्स उन सब्जेक्ट्स पे इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, पॉलिसीज बना सकता है। वो क्या है? एग्रीकल्चर है, पुलिस है, ठीक है, इरिगेशन है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में इरिगेशन है, ट्रेड है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है। इन पर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से अपने लॉज, अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। अब बात आती है, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो दोनों के लिए म्यूचुअली इंपॉर्टेंट है, सेंटर के हिसाब से भी और स्टेट के हिसाब से भी। तो एक और लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसको बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, अब देखिए कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जैसे फॉरेस्ट, ये सभी के लिए, देश के लिए और स्टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। एजुकेशन, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो, अच्छा, इन जो ये सब्जेक्ट हैं इसमें सेंटर और स्टेट को मिलकर के डिसीजन लेने हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट, आपके सामने फॉरेस्ट आ गया, एजुकेशन आ गया, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस, लाइक दिस, ओके, इनमें लेने। मगर एक और चीज़ है, फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या दे रखा है? ये दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है वो ही मानी जाएगी फाइनली, लास्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इससे क्या हो रहा है कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, सब्जेक्ट्स भी उन्हीं के पास थे। और यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई डिफरेंस पैदा होता है तो लास्ट में सेंटर की बात मानी जाती है, क्योंकि हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर आती है एक और बात जिसको हम बोलते हैं कि आज तो वो चीज़ नहीं है, इन प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है, अराइज हो जाता है। जैसे अब देखिए कंप्यूटर कितना ज़्यादा हो चुका है, इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर, ये सब चीज़ें अब है, पहले नहीं थी। तो इनको बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। और क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हु विल मेक द पॉलिसीज एंड लॉज इफ एनी न्यू सब्जेक्ट अराइजेज इन फ्यूचर। तो इसका अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम फिर से देख रहे हैं कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इस तरीके से है, ठीक है। आगे देखिए, ये वाली बातें आपको मैंने अभी बता दी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के बारे में, नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, है ना, जो कि अभी तक पहले नहीं था, अब नया सब्जेक्ट आ गया। तो किसके पास जाएगा? वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और कौन सी बात हमें होल्डिंग टुगेदर बनाती है कि जैसे पहले, अब तो खैर जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, मगर काफ़ी समय तक स्टेट था और उसके पास स्पेशल पावर थी। हाँ, 370 आर्टिकल आपको पता ही है, जो अब ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। लेकिन पहले उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, अपनी अलग से उनकी कुछ और भी पावर्स थी। तो होल्डिंग टुगेदर में स्टेट वाइज भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, सारे स्टेट्स की पावर एक सी हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा
ज़रूरी भी नहीं है होल्डिंग टुगेदर में। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब आता है वो, तो ये तो थी अब तक बातें कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, जबकि फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। तो लेकिन उसकी फंक्शनिंग, इंडिया की फंक्शनिंग उसे फेडरल बनाती है। और फेडरल के जैसे दो टाइप हैं, तो हम कौन सा टाइप में आते हैं? होल्डिंग टुगेदर में आते हैं। अब आता है हाउ इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। जब से इंडिया आज़ाद हुआ, कैसे उसने फेडरलिज्म की जो कोर है, जो बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है, उसको कैसे फॉलो किया। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। हमने शुरू से, जब इंडिया आज़ाद हुआ 14 स्टेट्स स्टार्टिंग में थे, लेकिन बड़े बड़े, अब जब जैसे जैसे नीड हुई, लोगों ने चाहा, ये देखते हुए कि हाँ भाई ज़रूरी है, तो लैंग्वेज के हिसाब से पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया गया, बदल गए, कई नए स्टेट्स बन गए। अभी रिसेंटली तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे स्टेट्स बने हुए हैं, जिससे एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर के लोग एक ही स्टेट में रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये फेडरलिज्म का ही एक टाइप है। और इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जो कल्चर के हिसाब से, जैसे देखिए, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ देयर यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन, कल्चरल, एथनिक ग्रुप्स, एथनिक आइडेंटिटीज। और वो 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर, उत्तराखंड, नागालैंड और झारखंड। ये किस बेस पे बनाया है? कल्चरल एंड एथनिक जो आइडेंटिटीज है और ज्योग्राफिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। बाकी दूसरे स्टेट लैंग्वेज बेस्ड पर है। तो पहली बात ये आ जाती है, ये बात क्या करती है कि इंडिया की प्रैक्टिस, हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म, ये चीज़ आ रहा है। इसके बाद आ रहा है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी दूसरा हमारा एक बात रही है जो ये बताती है कि हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं कैसे। जब इंडिया आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो ये हुआ कि शुरुआत में ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी बोली जाती थी, 40% लोग हिंदी बोलते थे, तो बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे, उन्होंने कहा कि हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। बट कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो वहाँ से ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं भाई, क्यों ऐसे, तो क्योंकि लैंग्वेज एक कल्चर का पार्ट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन फीलिंग होगी। तो इंडिया में केवल हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं फेडरलिज्म को। आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ के देख सकते हैं। हाँ, और ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है, यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन हर काम कर सकती हैं, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड लैंग्वेजेस है उसके अकॉर्डिंग। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। यानी साउथ इंडिया के अंदर अगर तमिल है तो तमिलियंस अपनी तमिल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। मलयालम में, केरल के अंदर मलयालम में, जो जो लैंग्वेज शेड्यूल्ड हुई है उनके अंदर पेपर दिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा आता है कि हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन ये बताते हैं, सेंटर और स्टेट के रिलेशन। तो शुरुआत में लेकिन ऐसा देखा गया है काफ़ी समय तक कि फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन में फेडरलिज्म की स्पिरिट मिसिंग थी। रीज़न था कि काफ़ी समय तक आज़ादी के बाद कुछ पार्टी ही सेंटर में भी और ज़्यादातर स्टेट्स में वही सरकार बनाती थी। और क्या होता था कि ज़्यादा टॉप लीडर सेंटर में होते हैं, तो वो एक्चुअली क्या करते थे, स्टेट गवर्नमेंट को भी डिक्टेट करते थे, ऑर्डर पास करते थे और उन्हें मानना पड़ता था। यानी वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो वहाँ मिसिंग थी पहले। और किसी दूसरी पार्टी ने बाय चांस सरकार किसी स्टेट में बना ली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, अपनी पावर का मिसयूज करके उनको डिसमिस भी कर देती थी और डिसॉल्व भी करा देती थी उस स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को, अगर किसी और पार्टी ने बना ली।
तो ये क्या चीज़ दिख रही है कि यहाँ फेडरलिज्म की स्पिरिट को स्पॉइल किया जा रहा है। लेकिन आफ्टर 1990s ये ख़त्म हुआ फेडरलिज्म, स्टेट और सेंट्रल रिलेशन में भी मजबूत हुआ, फेडरलिज्म की स्पिरिट मजबूत हुई। क्यों? क्योंकि कई रीजनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ काफ़ी अपने अपने स्टेट्स में पावरफुल हो गई, तो उसके बाद किसी एक नेशनल लेवल की पार्टी के लिए बड़ा ही नामुमकिन हो गया कि जितनी सीट उन्हें सेंटर में सरकार बनाने के लिए चाहिए उन्हें मिल जाएगी। तो इससे कोलिएशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ। कोलिएशन यानी एक से ज़्यादा पार्टीज मिलकर के सरकार बनाएंगी, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि मनमर्जी ख़त्म हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर की स्टेट के ऊपर, और फेडरलिज्म यहाँ पर भी फिर प्रैक्टिस होना शुरू हुआ कोलिएशन गवर्नमेंट के बाद, यानी 1990s के बाद। ये यहाँ पर ये बातें दे रखी हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं। देखिए, ठीक। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट की पावर निकाल करके कुछ ले करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दी जाए, यानी पावर शेयरिंग। ठीक है, एक और नया टायर। ये हमारे देश में कब हुआ? ये हमारे देश में 1992 से शुरू हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पहले सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके बाद एक और गवर्नमेंट यानी एक और लेवल इंट्रोड्यूस हुआ जो कहलाया लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और हम 3 टायर सिस्टम है हमारे यहाँ, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है पूरे देश की, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, 1992 में ये शुरू हुआ। अब क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? Apart from the center and the state, when the power are also given to the local bodies such as municipal corporation or panchayat, it is called decentralization. Decentralization of power is important because certain problems of the people, देखिए कितना important है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये महसूस हुआ कि कई ऐसी बातें हैं, कई प्रॉब्लम्स है, कई इश्यूज हैं जो लोकल लेवल पे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लोकल्स की हेल्प लेते हुए बेहतरीन तरीके से जल्दी और अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। बात समझे मेरी? कि आज हम किसी एरिया में रहते हैं तो हमें ज़्यादा पता है कि हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया गया कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट और होनी चाहिए इंडिया में। और 1992 में, पहले भी होते थे ये म्यूनिसिपैलिटीज और ये पहले भी थे, मगर पहले पावर नहीं थी। यानी 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड पावर, सम पावर वर गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये 2 तरह की होती है हमारे देश में, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं। गाँवों में कहलाते हैं पंचायती राज और शहरों में कहलाते हैं म्यूनिसिपल इलेक्शंस। ये 2 टाइप्स होती हैं लोकल सेल्फ के अंदर। देखिए, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक लोकल गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। देयर आर, क्या किया गया? कंपल्सरी हो गया इलेक्शंस फॉर, देखिए, इट इज ऑब्लिगेटरी टू होल्ड इलेक्शन फॉर चूजिंग मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। यानी इलेक्शन कंपल्सरी हो गए और रेगुलर इंटरवल से हो गए, हर 5 साल में। अभी आप देखिए होते हैं ना शहरों के अंदर, जैसे हम तो शहर में रहते हैं तो शहरों में होते हैं म्यूनिसिपल इलेक्शंस कहलाते हैं, वार्ड में बांट दिए जाते हैं शहर और हम वार्ड मेंबर्स चुनते हैं। ये कंपलसरी हर 5 साल में हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि सीट्स आर रिजर्व फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई। और उन्हीं के लिए नहीं, सबसे अच्छी बात, पहली बार देखें वुमेन के लिए भी, वुमेन के लिए भी हर लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर कितने % आप देखिए, 33% आप देखिए वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई है, जिसमें 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ये एक बहुत अच्छी बात हुई, इससे वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है। वुमेन एम्पावरमेंट का हम देख सकते हैं कि इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने बढ़ाया। आज आप देखिए इंडिया में बहुत सारे गांवों में और शहरों के अंदर वार्ड मेंबर्स हैं वुमेन।
गांव में उन्हें पंच कह देते हैं, सरपंच कह देते हैं, और शहरों के अंदर वो वार्ड मेंबर्स कहलाती हैं, पार्षद। ओके, तो देखिए कितनी अच्छी बात हो, इससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है इंडिया में। देखिए, और स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट, हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हुआ है कि सम रेवेन्यू ऑल्सो फिक्स्ड सम रेवेन्यू, के स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रेवेन्यू फंड में से कुछ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को भी देगी, लेकिन ड्रॉबैक केवल एक है कि वहां एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड नहीं की गई है। तो किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा फंड देती है, किसी स्टेट में कम देती है। तो जिन स्टेट में फंड ज़्यादा मिलते हैं वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जिन स्टेट्स में फंड कम मिलते हैं वहाँ पे अभी भी थोड़ा डेवलपमेंट लैग कर रहा है। ये थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पर भी चेंज आना चाहिए भविष्य में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और ये हो गया। अब हम देखेंगे, देखिए टाइप्स कौन से बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ लोकल बॉडीज मैंने बताया, गांव में पंचायती राज इलेक्शन होते हैं, पंचायत इलेक्शन, यानी गांव के अंदर, जो गांव के अंदर क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं, या तो एक गांव या कुछ गांव मिला करके वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं जिन्हें लोकल भाषा में पंच कहते हैं, और उनका प्रेसिडेंट चुना जाता है जिसे लोकल भाषा में सरपंच कहते हैं। तो इस तरीके से ये ग्राम पंचायत चुनी जाती है, जिसको कुल मिला के ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है, पंच और सरपंच। देखिए इस तरीके से इलेक्शन होते हैं। वोट कौन डालता है, सारे अडल्ट जो उस गांव के अंदर है, क्योंकि वोटिंग राइट 18 के बाद सभी को, 18 की उम्र से, तो वो लोग उसको वोट डालते हैं, जो भी पंच के लिए खड़ा हो रहा है, जिसको वार्ड मेंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल इसे अपन देखें, द पंचायत वाज वर्क अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। एक ये और संस्था होती है ऑर्गेनाइज, ग्राम सभा के अंडर में काम करती है, सुपरविजन में काम करती है ग्राम पंचायत। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of gram panchayat। यानी उनको सुपरवाइज करने के लिए ग्राम सभा भी बनाएंगे, जिसके मेंबर सारे ही गांव के लोग होते हैं, जो वोट डालते हैं वो सभी उसके मेंबर होते हैं। फिर हम देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैनी पंचायत्स, यानी कई पंचायत मिलकर के पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहा जाता है, वो बनाई जाती है, जिसके इलेक्शंस होते हैं। और पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो क्या, पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन चुनता है, पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, पंचायत मेंबर्स चुनते हैं। और फिर ये ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है ऊपर। ऑल पंचायत समितिज और मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर। और वो देखिए कैसे हो रहा है, ऑल मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और इसके मेंबर एमएलएज और मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी इसके मेंबर होते हैं, एमएलएज भी होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा भी इसके मेंबर होते हैं, और बाकी मेंबर इलेक्टेड होते हैं। तो ये तो सिस्टम हुआ साहब पंचायत राज वाला, यानी लोकल सेल्फ का एक स्ट्रक्चर। गाँवों के अंदर क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ये यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाया गया है। जिला परिषद टॉप एपेक्स बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके अंडर में ब्लॉक्स हैं यानी पंचायत समितिज है, और गांव के लेवल में ग्राम पंचायत है। इस तरीके से हाँ, पूरी ग्राम पंचायत कहाँ तक कनेक्टेड है, गांव के लोग कहाँ तक कनेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट्स तक ऊपर तक कनेक्टेड है। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस होते हैं, जिन्हें म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, शहरों में होते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़। बड़े शहर हैं वहाँ पर जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ कहलाती हैं। वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं, पूरा शहर वार्ड्स में बांट दिया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इक्वल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली उसके अकॉर्डिंग। और सीट्स जैसा रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, SC STs के लिए, और फिर जो जिस एरिया में जो पढ़ते हैं चुने जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं। और ये देखिए आप इस तरीके से
द हेड ऑफ द म्यूनिसिपलिटी इज कॉल्ड चेयरमैन, यानी छोटे शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ का जो हेड है म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन के अंदर वो चेयरमैन कहलाता है। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जहाँ जिन शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका हेड कहलाता है मेयर, while the mayor is the head of the municipal corporation. This new system, सबसे important, this new system of the local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy. Democracy इससे बड़ी है। Democracy यानी लोगों का रोल होना चाहिए राजपाट के अंदर हर डिसीजन लेने में, इसने उसका और बढ़ाया है। It has also increased women representation and voice in our democracy. Women empowerment क्या कहा था, इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट का बताया है, 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। और इसी के साथ थैंक यू। चैनल पे बने रहें एचडी क्लासेस, स्वस्थ रहें क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम अच्छे से करना है, रिवाइज़ करिए, ध्यान से पढ़िए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।